नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक आधिकारिक संबोधन में कहा कि मैं दुनिया से कहता हूं कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो हम सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से शुरू होकर 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा तक ये चली तनावपूर्ण शत्रुता के बाद अपने पहले आधिकारिक वक्तव्य जो कि मोदी वास्तव में किससे बात कर रहे थे, इसका एक जवाब कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ने। आखिरकार ये ट्रंप ही थे जिन्होंने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की, जो उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद आया। उस दिन बाद में अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि सैन्य हमले को रोकने के अलावा दोनों दक्षिण एशियाई राज्य तटस्थ स्थल पर कई मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए थे। 11 मई को ट्रंप ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रूथ सोशल पोस्ट में जोर देकर कहा कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने का प्रयास करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के मामले में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दें। और फिर 12 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि वो दोनों देशों के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर परमाणु युद्ध को रोकने में सक्षम थे। दरअसल दोस्तों, भारत की जो कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानने की नीति लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि उसका मानना है कि बाहरी मध्यस्थता से पाकिस्तान के साथ उसकी शक्ति का अंतर कम हो जाएगा। और अतीत में ये अमेरिकी हस्तक्षेप के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहा है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि वाशिंगटन का न केवल पाकिस्तान बल्कि खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ भी ऐतिहासिक संबंध रहा है। इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ट्रंप और रूबियो की टिप्पणियों के बावजूद भारतीय सरकारी सूत्रों ने युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका को कमतर आंकने की कोशिश की। और ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा गया कि नई दिल्ली कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पश्चिम देशों के खिलाफ सरकार का भी सभी बर्बरतापूर्ण, क्रूर और लेजर आईडी प्रतिक्रिया के बावजूद इस बार ट्रंप और रूबियो को टिप्पणियों का मुकाबला करने के लिए केवल अस्पष्ट मुद्रा ही दिखाई गई, जिनमें से किसी ने भी वास्तव में अमेरिका का नाम नहीं लिया। याद रखें, ये ट्रंप द्वारा मध्यस्थता की पेशकश, ये ट्रंप द्वारा जो कि उनकी जो मध्यस्थता है वो पेशकश नहीं थी, जैसा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। ये रूबियो की घोषणा थी कि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद दोनों देश पहले ही बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका की सीधी आलोचना करने में अनिच्छा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली को अच्छी तरह से पता है कि ट्रंप किसी कथित अपमान को भी कितने व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। फिर भी इसने विपक्ष को इस मुद्दे पर कूदने से नहीं रोका है, और आलोचना दक्षिणपंथी और मोदी के अपने समर्थकों से भी लाई है, जो पाकिस्तानी क्षेत्र पर भारतीय हमलों की खबरें के सामने आने के बाद कराची बंदरगाह के नष्ट हो जाने के भ्रामक दावों के झांसे में आ गए, जिससे इसी काम को खत्म करने के लिए और भी अधिक बेवकूफ आह्वान किया जाने लगा। यह आधारभूत अपेक्षा होने के साथ युद्ध विराम की घोषणा एक बहुत बड़ा झटका थी। इस तथ्य से और भी बदतर हो गई कि यह ट्रंप द्वारा किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पाकिस्तान द्वारा कोई रियायत नहीं दी गई थी। मानो इस तर्क को रेखांकन करने के लिए उसने पिछले कुछ दिनों में अपने प्रयासों के बारे में ठीक से संप्रेषित नहीं किया है, लेकिन आधार को संतुष्ट करने के लिए सरकार के पहले प्रयास में ये शामिल था।
उसके बाद से इसने सैन्य अधिकारियों की अधिक ठोस जो कि ब्रीफिंग पर भरोसा किया, जिन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। ये दावा किया कि हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और इसी प्रमुख आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी हवाई ठिकानों और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करने की भारतीय क्षमता का प्रदर्शन किया गया। कई पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया गया और हवाई सुरक्षा की एक परत की बदौलत दूसरी तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को भारत में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने से रोका गया। अधिकारियों ने इसी बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या भारत ने कोई विमान खोया है। पाकिस्तान के 5 विमानों को मार गिराने के दावे के बावजूद हालांकि उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हमारे सभी पायलट घर वापस आ गए। युद्ध का कोहरा छटने और विश्लेषकों को 7 मई से 10 मई के बीच हुई झड़पों के बारे में पूरी तरह से निष्कर्ष निकालने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार गलत सूचनाएं दी जा रही है और ड्रोन का भारी इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अभी भी दोनों तरफ जो हुए नुकसान के पैमाने को समझना बाकी है, जिसमें ये भी शामिल है कि कितने नागरिक मारे गए और किसको नुकसान पहुंचा। विभिन्न प्लेटफॉर्म का प्रभाव यूं कि कही जाए तो ये पहले से ही चीनी क्वार्टर फायर की कार्रवाई में देखने का एक दुर्लभ अवसर बन गया है। सूरत में ही अलग रहने के बाद अमेरिकियों को हस्तक्षेप करने के लिए किसने प्रेरित किया और युद्ध विराम की घोषणा करने से पहले क्या सहमति हुई। दोस्तों, कभी कभी इको चैम्बर होने से वास्तव में उपलब्धि में मदद मिलती है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को जीत की घोषणा करने का मौका मिलता है, चाहे ज़मीनी हकीकत कुछ भी हो। या जैसा कि शोएब दानियाल ने कहा कि बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा संचालित राष्ट्रमन प्रभाव दक्षिण एशियाई शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भ्रम के बाद घोषित जीत के पैमाने पर घर घर पहुंचने के लिए अगले 11 दिनों में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। लेकिन यदि जमीन स्तर पर किए गए आकलन राजनीतिक स्तर पर मायने नहीं रखते, तो सैन्य मोर्चा पर इनका भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर से होने वाले व्यापक लाभ पर असर पड़ेगा। मोदी ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा, हमने एक नया सामान्य नियम स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ हमारी नीति। अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो हम जवाबी हमला करेंगे। हम हर उसी जगह पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती है। भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा। हम आतंक को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकी संगठनों को अलग अलग नहीं देखेंगे। क्या यह वास्तव में भारत का नया सिद्धांत हो सकता है? हैप्पी मैन जैकब लिखते हैं कि उभरती हुई भारतीय रणनीति दंड द्वारा निवारण प्रतीत होती है, जिसे मैं थकावट द्वारा निवारण कहता हूँ। भारत का उद्देश्य उप पारंपरिक क्षेत्र से ऊपर और परमाणु क्षेत्र से नीचे एक अलग स्थान बनाना है, जहां वो आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए दंडात्मक कार्रवाई कर सके। ये जाहिर सी बात है कि इसी तरह के दृष्टिकोण की कठिनाई को यहाँ संक्षेप में बताया गया है। या जैसे कि हर्षवी पंत और योगेश जोशी ने कहा कि पाकिस्तान की जाकिर संचालित रणनीतियों को स्वीकार करने के बजाय भारत अब सक्रिय रूप से बुद्धि के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन करता है। हालांकि दोस्तों, निवारण की प्रत्येक विफलता भारत को बुद्धि की सीढ़ी पर ऊपर जाने के लिए मजबूर करती है। सी राजामोहन भी यही बात कहते हैं। जबकि पाकिस्तान के मुकाबले समग्र राष्ट्रीय भक्ति व राष्ट्रीय शक्ति भारत के पक्ष में बढ़ी है, तो सैन्य अंतर अभी भी इतना छोटा है कि दिल्ली रावलपिंडी पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकता या उसी सीमा पर आतंकवाद का समर्थन करने से नहीं रोक सकता। प्रवीण स्वामी कहते हैं, ये कसम खाना कि भविष्य में होने वाले हर आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी तरह से निपटा जाएगा। विवादावस्था है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र राज्य ने, ना तो अमेरिका, ना ही रूस, ना ही चीन ऐसा किया है, क्योंकि ये
वहनीय नहीं है और इसे अंजाम देना असंभव है। दोस्तों, विरोधियों द्वारा विवादग्रस्त बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और इसीलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता कि भारत को एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने वाले बात जो कि पर्यवेक्षक कुछ समय तक इसी नए सिद्धांत और ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव की जांच और बहस करेंगे, खासकर इसीलिए क्योंकि उस महाद्वीप के इतिहास को देखते हुए किसी समय इसका परीक्षण किया जाना संभव है। लेकिन निकट भविष्य में मोदी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग चिंता का सामना करना पड़ रहा है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के बावजूद इसी साल की शुरुआत में वाशिंगटन में प्रधानमंत्री के जादू के बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस कथन के बावजूद कि 21 सदी का भविष्य संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और साझेदारी की मजबूती से निर्धारित होने जा रहा है। इन सब के बावजूद वर्तमान संघर्ष का जवाब देते हुए अमेरिकियों ने कम से कम बयानबाजी में भारत और पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक के अमेरिकी बयानों में से इसी बात का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि भारत घटनाओं के क्रम को कैसे दिखाता है, मतलब कैसे देखता है। पहलगाम में आतंकी हमले से शुरू होकर 7 मई को नई दिल्ली के हमलों से नहीं। निरूपणा मेनन ने लिखा कि दोनों देशों को एक समान प्रकाश में रखकर व्यापार बढ़ाने का वादा करके और चिरकालिक कश्मीर समस्या को सुलझाने का साहस करके श्री ट्रंप के शब्द भारत को, जो चीन के उदय का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है, पाकिस्तान के बराबर बताते प्रतीत ये होते हैं कि जिसकी इस क्षेत्र में भूमिका अलग महत्व रखती है। शायद जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी कैबिनेट दुनिया भर में कई आग से जूझ रही है, एक ऐसे राष्ट्रपति के अधीन काम कर रही है जो परमाणु युद्ध को रोकने के रूप में देखा जाना चाहता है कि उसके पास भारतीय संवेदनशीलताओं पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय है। अगर ऐसा होता जैसा कि उनके वर्तमान नेतृत्व के तहत भारत और अमेरिका के बीच संस्थागत संपर्क में तीव्रता को देखते हुए लगता है, तो दोस्तों वर्तमान में चल रही उलझनें अंततः सामने आ जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मोदी की घरेलू विश्वगुरु की स्थिति और उनका ये तर्क भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया गया है, एक परीक्षा का सामना करेगा, जिसे उन्होंने सोमवार को अपने भाषण में मौन रूप से स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर भारत को पाकिस्तान से बात करनी है तो किस बारे में बात करेगा, जिसका अर्थ यह है कि ऐसी संभावना दूर नहीं है। 5 साल पहले दोस्तों एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान को एक ही मंच पर रखने के किसी भी प्रयास पर सवाल उठाया था। आप एक ऐसे देश को कैसे एक साथ रख सकते हैं जिसका आकार आपकी अर्थव्यवस्था का 8वां हिस्सा है, जो प्रतिष्ठा के मामले में आपसे बिल्कुल विपरीत है। कुछ मायनों में दोस्तों पहलगाम हमले के नतीजे का मतलब यह है कि एक बार फिर भारत पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में यह प्रतिनिधित्व या प्रतिरोध स्थापित करता है जिसकी भारत लंबे समय से मांग कर रहा है, तो इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन जोखिम बना हुआ है कि पिछले हफ्ते को जो झड़पें में पश्चिम देशों की उस याद को फिर से ताज़ा कर देगी, जिसमें वो उपमहाद्वीप को एक बड़े परमाणु बम की तरह मानते थे, जिस पर हर चीज़ से ज़्यादा नियंत्रण की जरूरत है। ये तब हुआ है जब अमेरिका और चीन ने संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है, जो इस पल को और भी नाजुक बनाता है।